तो मैंने अपने आप को 6 मंथ्स दिए थे, उसमें जितने भी एग्जाम्स थे और इंटरव्यू थे मेरे, डीएफओ हो गया, आईबी हो गया और ओआईसीएल सीबी, सबके मैंने एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए। और प्राइवेट में भी दे रहा था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस कहीं हो नहीं रहा था। ओके ओके। फिर एसबीआई वैकेंसी आई थी, तो उसी मीन टाइम पे मेरा प्रिपरेशन था थोड़ा बहुत सीबी और वाईसीएल में जो किया था मैंने। फिर उसी को मैंने कंटिन्यू किया। लास्ट एग्जाम था जो मैंने सीरियसली प्रिपेयर किया, उसके बाद मेरा था कि इसके बाद अब नहीं करना है तैयारी। फिर इसकी तैयारी की और इवेंचुअली प्री भी, मेंस भी और एट द एंड इंटरव्यू भी, तीनों क्लियर हो गई। तो मैंने आई एग्जाम बी पे टेस्ट सीरीज लिया था, क्योंकि ओके। उस पे हर 2019 से लेके 20 तक पेपर थे एसबीआई पीओ के। यस तो या। मैं उसको एज अ पीओ के जो मॉक पेपर थे एज अ मॉक लगाता था। तो मुझे आइडिया लग गया था कि हाँ, इस लेवल का ही आएगा, मुझे इसी लेवल का एक्सपेक्ट करना एग्जाम में भी। ऐसा कोई सरप्राइज नहीं आएगा कि पेपर थोड़ा टफ हो गया, इजी हो गया। पेपर उसी लेवल का था, तो मैंने आई एग्जाम बी से ही सारी जो मॉक्स थी, 19 से 23 अराउंड 9 to 10 मॉक्स थे, शिफ्ट वाइज भी था, तो सारे मैंने लगा लिए थे। Hello everyone, welcome to iExamB. Today I have with me Mr. Gaurav Palke, who has cleared the SBI SO Systems Manager exam this year in 2024. Many congratulations, Gaurav. हाँ, थैंक यू मैम, थैंक Thank you so much, Gaurav, for coming on our platform today to talk to us about your journey. And काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है गौरव की। तो गौरव, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, आपने क्या किया है और कैसे आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स देने की सोची। यू। बेसिकली मैंने अपना बीटेक एमआईटीएस ग्वालियर से सीएस में किया था। और फाइनल ईयर में ऐसा था कि मुझे आईआईटी की मैंने कभी तैयारी नहीं की थी, तो एक अपॉर्चुनिटी थी गेट की। तो हम्म। वहाँ मैं फर्स्ट ड्रॉप लिया, फिर तो भी नहीं निकला था। फिर मैं सेकंड ड्रॉप लिया, सेकंड ड्रॉप में फिर मुझे आईआईटी पटना एमटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिला। ओके। फिर उस ईयर जो मेरा हमारा प्लेसमेंट बैच था, उस ईयर उतना प्लेसमेंट नहीं हुआ था। तो मैं पार्ट टाइम जॉब उबर में एज अ कोडिंग स्पेशलिस्ट मैं वो क्रैक करके मैं उसी में काम कर रहा था। ओके। उसी टाइम पे वैकेंसी सीबी की और ओआईसीएल की वैकेंसी आई थी आईटी आईटी सेक्टर में। तो वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। मैंने सोचा कि अभी 6 मंथ्स है, मार्केट डाउन है, हम्म। तो 6 मंथ्स में एटलीस्ट मैं देखता हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक, इनमें से किसी में, नहीं तो मैं वापस प्राइवेट में कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने ओके। अपने आप को 6 मंथ्स दिए थे, उसमें जितने भी एग्जाम्स थे और इंटरव्यू थे मेरे, डीएफओ हो गया, आईबी हो गया और ओआईसीएल सीबी, सबके मैंने एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए। और प्राइवेट में भी दे रहा था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस कहीं हो नहीं रहा था। ओके ओके। फिर एसबीआई वैकेंसी आई थी, तो उसी मीन टाइम पे मेरा प्रिपरेशन था थोड़ा बहुत सीबी और वाईसीएल में जो किया था मैंने। फिर उसी को मैंने कंटिन्यू किया। लास्ट एग्जाम था जो मैंने सीरियसली प्रिपेयर किया, उसके बाद मेरा था कि इसके बाद अब नहीं करना है तैयारी। फिर इसकी तैयारी की और इवेंचुअली प्री भी, मेंस भी और एट द एंड इंटरव्यू भी, तीनों क्लियर हो गई एक बार में। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा होगा आई एम श्योर गौरव। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा मतलब बहुत सालों से मैं प्रिपेयर कर रहा था, गेट किया, फिर एमटेक, फिर प्लेसमेंट नहीं हुआ, फिर अलग एक सेक्टर में जाना। जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप टॉप टियर कॉलेज से हो तो आप प्राइवेट में रहोगे, हम्म। ज़्यादा पैकेज रहेगा। लेकिन एट दैट टाइम जॉब था कि मिल जाए फिर देखेंगे आगे क्या करना है, ऐसा जी। माइंडसेट था उस समय। ओके तो मैं हर जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मैं उसकी तैयारी कर रहा था और एग्जाम दे रहा था। ओके ओके। गौरव, सो शायद गौरव की कॉन्वर्सेशन से इतना पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने बहुत मैटर ऑफ फैक्टली बता दिया कि उन्होंने गेट की तैयारी करी और क्लियर किया और आईआईटी एम कर रहे थे। तो उन्होंने आईआईटी पटना से उन्होंने अपनी एमटेक करी है, 24 में उन्होंने कंप्लीट करी। बट प्लेसमेंट उनको इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा था, सो उन्होंने एग्ज़ाम्स भी दिए। एंड आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ जो गौरव ने बताई कि उनका काफ़ी फोकस था, उन्होंने अपने आप को एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया हुआ था कि 6 मंथ्स हैं जिसमें मैं ध्यान से एग्जाम्स दूंगा और गवर्नमेंट में ट्राई करूंगा, अदरवाइज आई विल लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि ये काफ़ी एक रैशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच आप कह सकते हैं
क्योंकि कई बार नहीं पॉसिबल होता है कि आप सालों तक देते रहें, हर एक के लिए नहीं पॉसिबल होता है कि आप सालों तक देते रहें। एंड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट पब्लिक सब में रहती हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि अगर हम अपने आप को एक टाइम सेट दें। एंड ये तो कई बार होता है कि लास्ट मौके में क्लियर हो जाता है, मे बी हाँ बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, इंटरनल भी कर सकते हैं, कि कभी कभी जब हमें पता होता है ना कि अब ये लास्ट एफर्ट है, तो शायद हम हाँ अपना देते भी बहुत ज्यादा बेस्ट हैं। एक सबकॉन्शियसली एक ऐसा दिमाग में आ जाता है कि ये करना है। और आप एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमको सपोर्ट करने लगते हैं दैट वेज। सो बहुत अच्छा है कि फाइनली गौरव, आपको आपने अपने आप को जो टाइम पीरियड दिया था और आपने अपने आप को जो एक हम्म लास्ट चांस दिया था, आपको फाइनली आपने उसको अचीव कर लिया है, क्लियर कर लिया है। सो लाइक यू सेड कि आपने कई एग्जाम्स पहले भी दिए थे, आपने सेबीआईटी दिया, आपने ओआईसीएल दिया, तो ये आपका क्लियर था कि मेरे को आईटी की तरफ, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स प्रोफाइल में ज़्यादा ध्यान देना है, राइट? तो वो आपका शायद फोकस हमेशा से रहा। हाँ मतलब बीच में एसबीआई पीओ वैकेंसी आई थी, लेकिन मेरा था कि मैं अपनी फील्ड में रहूँ, भले ही मैं थोड़ा यस। सेक्टर चेंज कर लूँ, लेकिन मैं अपनी फील्ड में रहना चाहता था। इतना पढ़ा था तो उससे था कि काइंड ऑफ अटैचमेंट हो गया था कि नहीं, इसी में रहना है, इतना पढ़ लिया है तो कोई भी सेक्टर में रहेंगे, इसी में काम करना था। और बहुत अच्छा है। आज की डेट में कंपेयर टू, आप एक डेकेड बोल लीजिए पहले, आज की डेट में स्पेशलिस्ट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने भी लग गई हैं एज कंपेयर टू पहले जितनी आती थी। तो हम्म लीगल में भी जैसे काफ़ी आने लग गई हैं, गवर्नमेंट में अलग से, आईटी में बहुत ज़्यादा आती हैं, एग्रीकल्चर में बहुत आती हैं। तो ये स्पेशलिस्ट एंड फाइनेंस रिलेटेड भी आती है, तो जनरल है, उसके अलावा स्पेशलिस्ट में काफ़ी वैकेंसीज अब आने लग गई हैं, तो आपको अपने डोमेन में रहने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सो दैट इज हाँ ग्रेट। सो गौरव, अगर हम स्पेशली एसबीआई एग्जाम की बात करें, आपने जैसे बताया 3 स्टेजेस होती हैं, आपका प्री होता है, फिर आपके मेंस होता है, एंड देन आपका इंटरव्यू स्टेज होती है। पहले आपका हम्म फोकस ज़्यादा रहता है एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। सो आपकी कैसे, आप कितना टाइम दे रहे थे, क्योंकि आपने 6 मंथ्स बहुत डेडिकेटेडली नॉट जस्ट फॉर एसबीआई और एग्जाम्स भी प्रिपेयर किया है, तो आपने किस हम्म। तरीके से प्रेपरेशन करी, एंड आप क्या सजेस्ट करेंगे और स्टूडेंट्स को कि कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स को? बेसिकली इंग्लिश में तो ऐसा था कि थोड़ा इंट्यूटिव था वो, मतलब मैं मॉक देख के मेरे ऑलमोस्ट सही जा रहे थे, तो ओके। उसमें एक्स्ट्रा कुछ मेहनत की करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म और रीजनिंग में ऐसा था कि हमेशा एक पजल आता ही था, हम्म। एसबीआई पीओ या एसओ एग्जाम में यस। एक पजल हमेशा आता था। तो हाँ। मैंने मेन फोकस जितने भी पजल थे, पजल्स की जितनी भी कैटेगरी थी वो सारी कर ली थी। ओके। और तीन चार टॉपिक जैसे ब्लड रिलेशन हो गया और वेन डायग्राम हो गए, वो दो तीन टॉपिक मैंने वो पक्के कर लिए थे। यहाँ अगर मुझे ये तो छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ओके। उन 3-4 महीनों में सारी तैयारी करना तो पॉसिबल था नहीं कि हम्म। मैं सब दिन अच्छे से अपना मतलब प्रैक्टिस कर पाऊँ। और एप्टीट्यूड तो साइड बाय साइड में करता ही था, उसको कितना भी करो वो तो कम ही है, एप्टीट्यूड मैथ्स। जी। तो मेरा अप्रोच भी सेम था, पेपर में भी मैंने सेम रखा था। पहले इंग्लिश अटेम्प्ट किया था, क्योंकि इंग्लिश करने से थोड़ा क्या है कि जब क्वेश्चन बनने लगते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है, यस। तो हाँ, तो शुरू के टाइम थोड़ा प्रेशर रहता है कि जब वो ब्लॉग स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होती है। वो हम्म कंटिन्यू करने के बाद में फिर मैंने रीजनिंग किया, रीजनिंग में भी मैंने सेलेक्टिव किया, एक पजल किया था और 3-4 क्वेश्चन किए थे। और मुझे आइडिया था कि इसका कट ऑफ जो होता है, प्री क्वालिफाइंग कट ऑफ, हम्म उतना नहीं आता जितना रहता है, सारे करने की जरूरत नहीं है हमको। हम्म और एप्टीट्यूड भी आप मतलब 10-15 में से 10 क्वेश्चन भी कर लो तो आप सही सही आपका कॉलिंग आराम से हो जाएगा। तो मेरा यही था, मैंने पूरा कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, जो सेलेक्टिव था वो किया। और एग्जाम में भी 2 पजल आए थे इस बार हम्म रीजनिंग में। हम्म तो वो एक वो इन फॉर टाइम बीइंग वो एक ही उपाय एग्जाम में, लेकिन इनफ था क्वालिफाई करने के लिए। और रही बात मीन्स की, तो वो तो मेरा प्रिपेयर था, मैं दे रहा था इंटरव्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स के, जैसे मैंने हम्म बताया डीएफ और आईबी का, तो मेरा प्रिपरेशन था। बस मैंने उसको अच्छे से डीप पढ़ा था, थोड़े सब्जेक्ट जैसे क्लाउड हो गया और क्लाउड कंप्यूटिंग और दूसरे सब्जेक्ट से उनको मैंने अलग से देख लिया था, और क्वालिफाई हो गया था कि मतलब लिस्ट में नाम आ जाएगा अगर मैं इतना करूँगा। तो ओके। उतना कुछ टाइम था भी नहीं, तो मैंने जितना था उतना उस रिसोर्स को यूटिलाइज किया और
कंप्लीट किया टाइम फ्रेम में। तो आपने मतलब फोकस किया कि टाइम के हिसाब से कितना मुझे टाइम देना चाहिए सब्जेक्ट्स को, कैसे क्वालिफाइंग, तो हाँ। आपने वो स्ट्रैटेजी को ध्यान में हम्म, रखा कि क्या कट ऑफ रहे हैं, कितना क्वालिफाइंग के लिए ज़रूरत होती है, and उसके हाँ हिसाब से आपने टाइम डिवोट किया। ओके। सो आपने हाँ। प्रैक्टिस का जैसे बताया, तो एसबीआई का किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कैसे आपने डिसाइड किया? बेसिकली जब हम पढ़ते तो उतना आइडिया लगता नहीं, लेकिन जब तक रियल पेपर ना मिले तो तभी आइडिया लगता है। तो मैंने आई एग्जाम बी पे टेस्ट सीरीज लिया था, क्योंकि ओके। उस पे हर 2019 से लेके 20 तक पेपर थे एसबीआई पीओ के। यस। तो मैं उसको एज अ पीओ पीओ के जो मॉक पेपर थे एज अ मॉक लाता था। तो हम्म। मुझे आइडिया लग गया था कि हाँ इस लेवल का ही आएगा, मुझे इसी लेवल का एक्सपेक्ट करना एग्जाम में भी। ऐसा कोई सरप्राइज नहीं आएगा कि पेपर थोड़ा टफ हो गया, इजी हो गया। पेपर उसी लेवल का था। तो मैंने आई एग्जाम बी से ही सारी जो मॉक्स थी, 19 से 23 अराउंड 9 to 10 मॉक्स थे, शिफ्ट वाइज भी था, तो सारे मैंने लगा लिए थे। और जी। एवरेज स्कोर था मेरा उसमें भी, सारा कभी उसमें भी कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। हम्म। एवरेज स्कोर था, और एवरेज ही मैंने एग्जाम में भी किया। मैं ज़्यादा उसमें नहीं गया कि मुझे सारा करना है। और आई एग्जाम भी की मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था, हम्म। और उसमें मुझे लग गया कि जनरली हम दूसरे सेक्टर की तैयारी करते हैं तो उतना हम्म। आइडिया नहीं लगता, लेकिन जब हम बैंकिंग में आईटी की बात करते हैं तो उसका थोड़ा अलग प्रिपरेशन रहता है। तो मुझे थोड़ा हेल्प मिला कि रिज्यूमे से क्या क्या पूछ सकते हैं, कि कैसे हम आईटी को बैंकिंग में यूटिलाइज करेंगे। ऐसे जी। कुछ चीजें थी जो मुझे मॉक देने के बाद समझ में आई। और अगर मैं शायद नहीं लेता तो शायद ऐसा हो सकता था कि मैं अपने मन से अजम्पशन करके चलता। तो जी। वो मुझे डायरेक्शन मिला इंटरव्यू से, एग्जाम के बारे में कि कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन इंटरव्यू में। ओके। ओके। सो थैंक यू। वही हमारा थोड़ा एंडेवर रहता है, जो हमारे मॉक्स रहते हैं, चाहे इंटरव्यू हो चाहे टेस्ट हो, जो पास्ट ईयर पेपर्स हम लोग हर एग्जाम के बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इवन इफ दे आर मेमोरी बेस्ड। क्योंकि पर्पस यही होता है कि आपको एग्जाम के लेवल की तैयारी करनी है। यस, आप स्ट्राइव करते हैं हम्म बेटर एंड बेटर करने की, बट एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं। क्योंकि हम बहुत हम्म हाई प्रिपरेशन करें एवरेज एग्जाम के लिए, तो भी कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट में हम लोग अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, और हम बहुत ही एवरेज हम्म। तैयारी करें और एग्जाम का लेवल हाई है तो भी हम डिसएडवांटेज पे हो जाते हैं। सो इट इज़ गुड टू कीप बेटरिंग आवर सेल्फ, लेकिन एक एग्जाम का लेवल के हिसाब से, उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से जब हम करते हैं तो एक्यूरेसी और परफॉर्म बहुत, हाँ। बेटर हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी हमारा रहता है। क्योंकि अगर हम एक हम्म, नॉर्मल एवरेज एग्जाम के लिए बहुत हाई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लें तो हमारा कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। सो वो एक बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। एंड आई एग्जाम पे हम वही फोकस रखते हैं कि मॉक टेस्ट एग्जाम लेवल के होने चाहिए, एग्जाम के पैटर्न के होने चाहिए। सो हम काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं पीवाईपी बनाने में, पास्ट ईयर पेपर्स बनाने में, उनको एनालाइज करने में, और मॉक्स फिर अकॉर्डिंगली बनाने में। सो एंड ग्रेट टू हियर कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल रही एंड हम्म, आपको हेल्प किया। सिमिलरली इंटरव्यू में भी आई थिंक, क्योंकि इंटरव्यू एक आपके प्रोफाइल प्लस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जा सकता है, तो वो एक पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन हेल्प करता है, एक डायरेक्शन, जैसे आपने बताया, डायरेक्शन देने में। अदरवाइज इन ब्लाइंड हम इंटरव्यू के लिए, एक एंडलेस लूप है, आप कितनी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है कहना कि हम्म। क्या एक्चुअली पूछा जाएगा। तो बट एक डायरेक्शन रहता है तो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन हो पाती है। सो गौरव, अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं, कोई ऐसे टॉपिक्स होंगे आईटी में जो आप कहेंगे कि बैंकिंग के लिए ज़्यादा किसी को प्रिपेयर करना चाहिए? और बैंकिंग में बेसिकली जो सिस्टम सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सीएल, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, ओएस, इसमें से क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। और हम्म। अभी रिसेंटली जो सब्जेक्ट्स ऐड किए उनमें जैसे क्लाउड हो गया, हम्म। और ये तो सब्जेक्ट और है, उसमें से उतना नहीं आता, लेकिन ऑलमोस्ट 60-70% जो सिस्टम सब्जेक्ट है वो है सीएल, डीबीएमएस, और सब्जेक्ट और है मुझे याद नहीं आ रहा। ओके। तो उसमें से पूरा कवर होता है। अगर आप गेट लेवल का भी या फिर आप कहीं से भी पढ़ लो अच्छे से तो क्लियर हो जाता है। मेन होता है क्यूआरई, जो एप्टीट्यूड हम्म। रीजनिंग है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम बहुत कम रहता है उसमें। आप मतलब
50 मिनट्स में 45 क्वेश्चन करने हैं, तो वो कहीं ना कहीं टाइम माइंड में चलता रहता है कि होगा कि नहीं होगा उस समय में। तो मेन फोकस तो उस पे रहना चाहिए, क्यूआरई पे, अगर करना हो तो। जी जी। सो आपका बात करके लग रहा है आपका प्रोफेशनल में आपको कॉन्फिडेंस था, इसलिए आपने मतलब प्रोफेशनल सब्जेक्ट में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस था एज कम्पेयर टू क्यूआरई, तो आपने उस पे ही अकॉर्डिंगली ज्यादा हाँ। टाइम स्पेंड किया। और इंटरव्यू में थोड़ा सा अगर और डिटेल में बात करेंगे तो कितना टेक्निकल था और कितना आपके प्रोफाइल से रिलेटेड था एक्चुअल इंटरव्यू? इंटरव्यू में उन्होंने बेसिकली मुझसे 15 क्वेश्चन पूछे थे। 15 में से अराउंड मैं 13 बता पाया था, और एक क्वेश्चन का मैं आधा बताया था, वो गैस वक्त था। मैंने उनको बोला था कि मुझे गैस, कैन आई मेक अ गैस ऑन दैट। ओके तो उन्होंने अलाउ किया, लेकिन वो गलत हो गया था वो। ओके ओके। और एक मैं सॉरी बोल के आगे बढ़ गया था, और उसमें से अराउंड 12 क्वेश्चन टेक्निकल थे, और 2 क्वेश्चन एचआर क्वेश्चन थे। अच्छा ओके तो ओके। हाँ, 2 क्वेश्चन एचआर, बाकी टेक्निकल था। रिज्यूमे से था पूरा क्वेश्चन, रिज्यूमे से पूछा था उन्होंने पूरा। ओके ओके। सो काफी एक्यूरेटली आपको याद भी है, एंड 13 आउट ऑफ 15 तो काफी अच्छा आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आंसर किया है। वो थोड़ा रैपिड फायर हो गया था, रैपिड फायर राउंड था उनका, बहुत फास्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, और वन वर्ड आंसर, और फिर तो 2-3 वर्ड आंसर में ही वो आगे बढ़ जा रहे थे, तो ओके ओके ओके। उसमें। वैसा हो जाता है आई थिंक, क्योंकि ये लोग काफी टाइट स्केड्यूल पे इंटरव्यूज होते हैं, सो मे बी दैट इज वाई द रीजन। सो दैट इज ग्रेट कि आपका अच्छा इंटरव्यू गया एंड आप काफी सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाए। गौरव, आप कोई सजेशन ऑफ थिंग्स, कोई मिस्टेक्स जो अवॉइड करने चाहिए फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे? अ, मैं तो अपने जर्नी से ही कहूँगा कि अच्छे दोस्त अगर टफ टाइम पे अगर साथ दे, तो काइंड ऑफ मोटिवेशन होता है कि वो आपसे, आप उनसे बात करो तो आपको गाइडेंस मिलता है कि नहीं, हो जाएगा, इस समय वो निकल जाएगा। और ये था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट रहता है कि आप कॉम्पीट कर रहे हो ऑल इंडिया लेवल पे, तो थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोई भी एक्टिविटी, जैसे मैं मेडिटेशन करता था, मुझे विपासना मेडिटेशन में करता था हमेशा। जी। और मैंने पहले उतना नहीं किया था, लेकिन जब से एग्जाम करीब आ गए थे तो मैं उसको ज़्यादा करता था। और माइंड को मैंने कभी ऐसा स्ट्रेस नहीं दिया, कि ऑब्सेशन नहीं किया कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना ही है। मतलब पॉसिबिलिटी तो दोनों है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो एग्जाम, इंटरव्यू डे पे पूरा निर्भर रहता है। अगर कोई स्ट्रेस रखेगा कि मुझे किसी भी हालत में क्लियर करना, तो वो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा। तो वो मैंने नहीं किया। वो मैं भी यही बोलूंगा कि इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, अपना बेस्ट दो। और अगर बेस्ट दोगे तो होगा, अगर सोचने से अगर हम स्ट्रेस देंगे तो वो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होगा, तो कोई मतलब नहीं है। बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ऐसा। श्योर श्योर। ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी पे, प्रेपरेशन पे, इन सब पे तो बात करते हैं, बट ये काफी रियल एस्पेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव जर्नी का, कि आप कितना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो इक्वली इम्पोर्टेंट रहता है आपकी टेक्निकल हम्म। प्रिपरेशन में। क्योंकि अगर आप टेक्निकली बहुत अच्छे हैं लेकिन उस दिन आप नहीं परफॉर्म कर पाए बिकॉज ऑफ स्ट्रेस लेवल्स और प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी फाइनल फाइनल रिजल्ट पे इम्पैक्ट करता है। सो आई थिंक वो हम्म। बहुत अच्छा पॉइंट आपने गौरव बोला, एंड इसमें टू हैव पॉजिटिविटी अराउंड यू, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर फील नहीं होगा, या आप आपको रियलाइज आप एकदम काम रह के हमेशा कर सकते हैं। सो टू बिल्ड दैट हम्म। पॉजिटिविटी अराउंड यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सपोर्ट of the right people. These could be your friend, your family, maybe some mentors, maybe some idols or role models जिनको आप वर्चुअली फॉलो कर रहे हैं, अगर इफ नॉट अराउंड। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया, कि हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, वट एवर मैनर इट कैन बी, फ्रेंड्स, फैमिली, हम्म। mentors, role models, because they help you manage and balance both aspects.
So very good advice, and yes, one should keep doing their best, and the results will follow sooner or later. And with Yes. that, Gaurav, I'll wish you from the entire team of iExamB a very, very happy and successful career ahead. Thank you. Thank you. Thank you, Gaurav.